राजस्थान की बेटी इंसाफ मांग रही है। ऐसा लगता है कि पूरा सरकार गूंगा बहरा हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार भटकने के बाद पीड़ित लड़की दिल्ली पुलिस में पहुंचती है, क्योंकि राजस्थान में उसे इंसाफ मिलता नहीं है, क्योंकि आरोपी जो है उसका बाप राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खास है। मैं बात कर रहा हूं आरोपी रोहित जोशी के बारे में, जिसे 18 मई यानी आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना था, मगर वह पेश होने के बजाय लड़की को धमकी दे रहा है। धमकी इसलिए दे रहा है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाथ महेश जोशी के ऊपर है और महेश जोशी खुलेआम घूम रहे हैं और बेटे को बचा रहे हैं। बेटा जयपुर में है। यह बात उसने पीड़िता को धमकी भरे फोन में कही है। यह भी कहा है क्या कर लिया। यह राजस्थान के लोगों पर सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद को संवेदनशील कहते हैं, उनके ऊपर सवाल है। सवाल सरकार के साथ का है कि क्या किसी के मंत्री के बेटे होने की वजह से पीड़ित लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो लड़की आज हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। क्या आज उसका फोन आया था आपके पास, क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मिल गया सुकून, चला गया मेरे पापा का मंत्री पद। मैंने कहा मंत्री पद जाने की मैंने कभी बात नहीं की थी। तो बोलता है कि सुन मेरी बात, जितना मेरे साथ बुरा होना था ना, जितनी मेरी इमेज खराब होनी थी वो हो चुकी है। इससे ज्यादा बुरा करने का सोचना मत, और ना ही सोच सकती है, क्योंकि जेल में नहीं जाऊंगा। मीडिया ट्रायल जितना होना था ना वो हो चुका है। इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बताइए कि आपको कब लगा कि वो धोखा दे रहा है और कैसे आप उस पर विश्वास कर गई? क्योंकि सवाल उठता है कि वो शादीशुदा था, उसके बावजूद आप उसके संपर्क में कैसे आ गई? देखिए, शुरू से जब वो मुझसे पहली बार मिला था 5 नवंबर 2020 को, उसके अगले दिन से वो मुझसे ये कहता था कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है। पहले दिन से कहना शुरू कर दिया? पहले दिन से उसने कहना स्टार्ट कर दिया था कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है और वो उसको जल्दी डिवोर्स देने वाला है। उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है, ठीक है। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था पर ज़बरदस्ती कर दी, पर अब वो उसके साथ खुश नहीं है। तो मैं उसको समझाती भी थी, नहीं यार मौका दो, बात करो। बोले नहीं, मुझे रहना ही पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं घर पर भी नहीं रहता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे डेली अपनी कहानियां और किस्से सुनाता था कि ऐसे उसके साथ हुआ, ऐसे उसके साथ हुआ। मुझे यकीन होने लगा था कि शायद सच में ये परेशान है। पर जब उसका असली चेहरा सामने आया ना, तो वो सिर्फ एक नेता का बिगड़ेल बेटा था, जिसको अपने बाप के ऊपर इतना घमंड था कि उसके पिताजी, वो कुछ भी कर ले, वो कोई जुर्म कर ले, उसके पिताजी जो है ना वो उसे जेल नहीं जाने देंगे। कुछ भी वो कर सकता है, उसको खुली छूट है, पर उसके पिताजी उसे जेल नहीं जाने देंगे। ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पहले भी रोहित जोशी के बारे में इस तरह की बातें सामने आई है, दूसरी लड़कियों के साथ संबंध के बारे में, और ऐसा आरोप राजस्थान पुलिस पर लगा है कि राजस्थान पुलिस ने मिलकर समझौता कराया, जिसकी वजह से रोहित जोशी के मनोबल ऊंचे होते चले गए इस तरह के कामों में। जो पिता हैं महेश जोशी, वो कह रहे हैं कि मैं लड़की को जानता नहीं। तो इतने अगर गहरे संबंध थे तो पिता से आपकी जानकारी हुई होगी? उनका सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो मुझे जानते नहीं है। अगर वो मुझे जानते नहीं है तो उन्होंने मेरे लिए 2 निजी चैनल्स में कॉल क्यों किया, और कॉल करके ये क्यों बोला कि आप उसे जॉब पर रखिए? क्या वो अपने बेटे के आगे मुझे परोस रहे थे? क्या वो किसी के लिए भी कॉल कर देते हैं कि इस लड़की को रख लीजिए? मेरा तो खुद दिल्ली के एक निजी चैनल में जॉब लग चुका था, उसके बाद उन्होंने ये सब हरकतें की। फिर वो कैसे कह सकते हैं वो मुझे जानते नहीं? जब 25 फरवरी को उनके बेटे बहू ने उनके सामने बैठकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन करा, तब वो भी वहां खड़े हुए थे। उनका बेटा सामान, डिग्री, पैसा सब लेकर गया। क्या उनको पता नहीं कि 25 तारीख को उनका बेटा गया कहाँ है? क्या उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने दिल्ली में किसको भेजा था? पुलिस को भेजा, पुलिस लेकर आई। पुलिस क्यों लेकर आई? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, पुलिस मुझे क्यों लेकर आई? उसके बाद मुझे एडमिट कराया गया SMS हॉस्पिटल में 3 तारीख को। एडमिट कराने के बाद उन लोगों ने 2 चीजें करी। एक तो मेरे ही सामने मेरी एज 30 साल बताई और लिखा रेफर्ड बाय कोटपुतली, जबकि वो लोग मुझे लाए दिल्ली से थे, पर लिखवाया, हाँ दिल्ली से लेकर आए, और वहां पे SMS हॉस्पिटल में उन्होंने लिखवाया रेफर्ड बाय कोटपुतली।
उसके बाद अंधेरी जगह पे पुलिस वालों ने जाकर गाड़ी रोक दी और कहा कि अपने बयान लिखो। मैंने पूछा मैंने किया क्या है आखिर, किस चीज़ के मैं बयान लिखूं? उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो बस लिखते जाओ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिखूंगी। और उनके लिखवाने की तो पुरानी आदत है, आपने देखा होगा एक एफिडेविट 25 फरवरी का। हाँ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आपने अपनी मर्जी से कहा कि मेरी कोई शिकायत नहीं है रोहित जोशी से और मैं अपने मन से ये समझौता कर रही हूँ। क्या 25 फरवरी को मैं ये कहूँगी? आज से 2 महीने पहले और 1.5 साल पहले का तो वो नहीं है एफिडेविट। 25 फरवरी का क्यों है? यानी उन्होंने बहुत कुछ गलत किया था जिसको वो छुपाना चाह रहे थे और उसके ऊपर मरहम लगा के ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग बेकसूर साबित हो जाएंगे। पिताजी उन्हें बचा नहीं सकते। मेरे पास ऐसे 100 सबूत हैं मेरे फोन के अंदर जो मैं पुलिस को सुपुर्द कर चुकी हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि उनका बेटा कितना पानी में है और वो खुद कितने पानी में। ये खुद एक गंदी हरकत है कि आप किसी लड़की से एफिडेविट लेते हैं कि मैं हुस्न हवास में ये कहती हूँ कि मैं आज के बाद इस पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगी। ये लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपका बेटा गलत था। और दूसरी बात है, महेश जोशी ने जो ये पीड़िता बता रही है और जिस तरह के हमारे मित्र भी हैं मीडिया में जो बताते थे कि रोहित जोशी वहां पर मीडिया हाउस में इस पीड़ित लड़की को लेने जाता था और छोड़ता था, उन्होंने देखा है। महेश जोशी को एक चेहरे पर बहुत सारे चेहरे सजाकर नहीं रखने चाहिए और मैं गुजारिश करता हूं टीवी चैनलों से कि वो खुलासा करना चाहिए कि किस तरह से महेश जोशी ने फोन करके इस लड़की को वहां नौकरी पर रखवाया था, क्योंकि ये भी पत्रकारिता का एक धर्म होता है जो कि मीडिया शायद निभा नहीं रहा है राजस्थान में। राजस्थान पुलिस पे एक बड़ा सवाल है। पुलिस जो है बलात्कार पीड़िता तक नहीं पहुंचती है, मगर एक पीड़िता को जबरदस्ती दिल्ली से लाने पहुंचती है। किस तरह से पुलिस गई और क्या हुआ, जरा बताएं। कि जिस तरीके से वो गई ना, ऐसे लेकर आई थी जैसे मैंने पता नहीं क्या जुर्म कर दिया। मुझे पता ही नहीं था मेरा जुर्म क्या है। आप लोग सुबह होटल में थे? हाँ, बेटा ही मुझे जबरदस्ती लेकर गया और पिताजी जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके की हरकत उन लोगों ने की, वहां से लेकर आए, ठीक है, मेरी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद अंधेरी जगह में गाड़ी रोकी, 5 बजे तक मुझे थाने में बिठाए रखा। 3 बजे मुझे मेरा फोन दिया, उससे पहले उन्होंने मुझे मेरा फोन नहीं दिया था। उनको क्या लगता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर जो उनको अपनी पोस्ट का घमंड है ना, वो शायद पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, पता नहीं कितनी लड़कियों की। एसएमएस में एडमिट कराया उन्होंने क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। उसके बाद आपने लिखा है कि बाहर खुले में उन्होंने मारपीट भी की। हाँ, ऐसे जो सामने बैठे हुए थे और उसने मेरा मुंह दबाया, उसके सामने मेरे थप्पड़ मारा और उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो खुद के पसीने पोंछ रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं बचाया उस राक्षस से, वो पसीने पोंछ रहे थे। एक बार मरने की भी कोशिश की, सोचा कि ऐसी लाइफ जीने से क्या मतलब जहां पर आपको कैदी की तरह रखा जा रहा है। खाली दवाइयां, मरने की कोशिश की, मरने भी नहीं दिया उसने। वहां पर लिख कर आया, पहले तो बोला कि मेरी वाइफ है, इसने गलती से कुछ दवाइयाँ खा ली है और आप इसके पेट में से दवाइयाँ निकाल दीजिए। उन्होंने मेरे नाक में एक नलकी डाली और मेरे पेट से सारी दवाइयाँ वगैरह जो भी थी वो निकाली। उसके बाद उन्होंने बोला कि शी इज सीरियस, हमें इसे एडमिट कराना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर लिख कर देकर आया एसएमएस के अंदर कि ये मेरी वाइफ है, इसने गलती से दवाइयाँ खा ली थी, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहा हूँ, अगर इसे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये 9 नवंबर की बात है। हमारी भी एक बेटी है, मुख्यमंत्री जी आपकी भी बेटी है। अगर आप इस बेटी की बात सुन रहे हो तो कम से कम दिल आपका पसीजना चाहिए। ये बताइए कि लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके संपर्क में आई कैसे, और क्या जानबूझकर किसी बड़े बाप के बेटा को आप फांसना चाहती थी? इस तरह की बातें भी मीडिया में चल रही है। संपर्क में आई कैसे आप? फेसबुक के थ्रू। हाँ, पहली बार 5 नवंबर 2020 को मिली थी। फिर मैंने आपको बताया जिस तरीके से इसने खुद की कहानियां मुझे बनानी स्टार्ट करी कि ऊपर से ये शराब भी पीता था, कभी कभार नशे भी करता था ये, ठीक है, और दुनिया की नज़रों में वो कैसा है ये सब जानते हैं। जयपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कैसा है। पिताजी जो उसको बचाते फिरते हैं ये भी जानते हैं। पर अगर आज वो बचेगा ना तो शायद कल इसी कैमरे के सामने दूसरी बेटी बैठी होगी और आप उससे यही सवाल पूछ रहे होंगे और उसके जेल जाने से पहले उसकी जमानत हो जाएगी।
उसके जेल जाने से पहले उसकी जमानत हो जाएगी, और मैं भी शायद टीवी पर बैठकर ये देख रही होंगी कि आज ही बेटी है, और महेश जोशी वापस से उन्हें बचा लेंगे। कुछ नेताओं की वजह से शायद ये सब होता है, पर उसे बचा लेंगे और वो बच जाएगा। देखिए, आप जब दिल्ली से पुलिस लेकर आई थी, उस दौरान बहुत सारी बातें हुई थी कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने शादी कर ली है। क्या शादी वाली बात भी आई थी? 20 अप्रैल को उसने मांग में सिंदूर भरा वाटिका के अंदर और फेरे लिए और मुझसे कहा कि आज से तू ही मेरी पत्नी है, भले ही दुनिया की नज़रों में दिव्या मेरी पत्नी हो, पर जल्दी मैं उससे डिवोर्स फाइल कर लूँगा, डिवोर्स लूँगा और बड़ा रिसेप्शन करूँगा। ये ज़रूर मुझे पता था ये सब कोई महत्व नहीं रखता है, सब झूठ है। अगर मैं उससे सब बोलती थी ना कि ये झूठ है, मेरे पास मैसेज है, एक प्रूफ है उसके खिलाफ। वो बोलता था कि गालियां देता था कि मेरे लिए तो ये सब सच्चा है। वो अपनी ही जिंदगी में जीता था, उसको ना नहीं सुनना पसंद। आप ना नहीं बोल सकते उसको हाँ ही सुनना है तो उसको हाँ ही सुनेगा, वो ना नहीं सुन सकता। वो एक जगह और आपने लिखा है अजय यादव एक हिस्ट्री सीटर था। हालांकि ये सवाल पहले भी उठना चाहिए था कि एक हिस्ट्री सीटर के मरने के बाद महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी अस्पताल क्यों जाते हैं, क्या रिश्ता था एक हिस्ट्री सीटर से। लेकिन फिर आपने अजय यादव का नाम लिखा है। अजय यादव के यहाँ भी आप गई थी, क्या हुआ था? वो जो एफिडेविट इन लोगों ने मेरे से ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए थे ना, और लिखवाया भी था, वहाँ पर एक अनिल चौधरी था, एक उसका एडवोकेट था मुस्लिम, और वो सदर बाजार के पीछे अजय यादव का एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर वो कई बार छत पे जाके फायर भी करता था। ठीक है, वो वेपन किसका था मुझे पता नहीं, पर वो छत पे जाके फायर भी करता था वहां पर मुझे डराने के लिए। पर वहां पर इन लोगों ने ले जाके मुझसे उस पर साइन करवाया था। वहां पे अनिल चौधरी भी बैठा हुआ था। ये सब चीजें सिर्फ 24 और 25 तारीख को ये डिवोर्स फाइल कराना, स्टैम्प पर और एफिडेविट पर साइन करवाना, ठीक है। वो एक एफिडेविट उसने भी लिखा था वहां पर खुद ने अपने हाथों से, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, शायद अनिल चौधरी बता पाए, वही उनके अच्छे बुरे कामों में उनका साथ देता है। अनिल चौधरी। एक सवाल उठता है कि आप दिल्ली क्यों गई? राजस्थान में पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, या फिर आपने कोशिश की, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? शायद जवाब दूंगी ना तो पुलिस शर्मसार हो जाएगी इन सब बातों को सुनकर, और उनके नाम लेकर अगर उनकी बातें बताऊंगी ना तो वो शायद कल किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि उन्होंने मुझसे क्या क्या बोला। मैं डेट के साथ बता सकती हूँ कि मैं किस थाने में किस तारीख को गई, वहां से मेरी फुटेजेस निकलवाई जा सकती हैं कि मैं गई कि नहीं गई। हार कर गई हूँ मैं दिल्ली में। मुझे लगा था कि शायद कानून सबके लिए बराबर होता है, पर मुझे पता चला कि जहां पर कोई मंत्री का बेटा हो ना और उसी की सरकारों में कानून बराबर नहीं होते, वहां बेटियां धक्के खाती रहती हैं। हो सकता है मुझे मरवा दिया जाता, हो सकता है झूठे केसेस लगा के मुझे ही जेल पहुंचवा दिया जाता, क्योंकि इन लोगों को आता है कि झूठ को सच और सच को झूठ कैसे साबित करें। वही एफिडेविट की कहानी कि 1.5 साल पहले मैंने कोई एफिडेविट लिखकर क्यों नहीं दिया, 2 महीने पहले ही मैंने कोई एफिडेविट क्यों दिया। एक बार मैंने एक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा कि राजस्थान में सियासी संकट के दौरान टेलीफोन टेप किए गए। एक पुलिस वाले का जमीर जाग उठा कि पुलिस की इमेज खराब हो गई और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस के आज हर कांस्टेबल से लेकर अधिकारी, डीजीपी से लेकर कमिश्नर, सबका जमीर जागना चाहिए कि एक पीड़िता थाने में गई है, अधिकारियों के पास गई है और न जाने इसे क्या क्या कहा गया है। पैसे लेने तक के ऑफर दिए हैं पुलिस वालों ने। डूब मरना चाहिए राजस्थान पुलिस को अगर इस पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फौज है, गृह मंत्री है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, थाना दर थाना घूमती है और दिल्ली पुलिस के पास जाना पड़ता है। और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं कि राजनीतिक दबाव की वजह से एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि महेश जोशी के बेटे के प्रकरण में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है, ये इंसाफ है, क्योंकि राजस्थान पुलिस इंसाफ दे नहीं रही है। आपके परिवार में भी कहा कि डर लग रहा है, आपको भी डर लगता रहा है? सबसे बड़ी मैं हूँ, छोटे छोटे भाई हैं, उनकी जान का क्या
माँ बाप को डर नहीं लगेगा कि बेटा है हमारा, बड़ी बेटी है और कोई नहीं है, सिर्फ पापा है, उन्हीं को ही कुछ कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आज मेरी जॉब छुड़वा दी गई, मैं जिस चैनल में गई वहां पर कॉल करके ये बोला गया कि महेश जोशी ने बोला है कि अगर इसको जॉब पर रखा ना तो राजस्थान से कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, याद रखना। मुझे जॉब से हटवा दिया गया। अभी भी गई थी, जब जॉब पर गई ना तो बेटा वहां भी पीछे पीछे दिल्ली पहुंच गया। हाँ, वहाँ आपकी जॉब हाँ, लग गई थी? जी, अभी मार्च में भी लग गई थी। नहीं करने दिया? नहीं करने दी, पहुंच गया दिल्ली वहां पर भी पीछे पीछे। कहते जॉब नहीं करने दूंगा, जयपुर रहेगी, चाहे से रोड पर रहेगी पर जयपुर रहेगी। पहुंच गया वहां पर भी, सब कुछ भूल के जा रही थी कि वापस से एक नई शुरुआत करूंगी, भूल गई थी सब कुछ, नहीं किया था कोई एफआईआर। वहां पर भी पहुंच गया, मेरे पहुंचने से पहले उस न्यूज चैनल में महेश जोशी का फोन पहुंच गया। कुछ नहीं करने देंगे ये लोग मुझे, सिर्फ मुझे तोड़कर घर पे बिठाना चाहते हैं या फिर मरवा देंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जेल नहीं जाने देंगे अपने बेटे को। देखिए, रसूख की ऐसी ताकत होती है कि आम आदमी के मन में ऐसा डर बैठा रहता है कि वो इतना ताकतवर है कि उसका कुछ नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जिस दिन उसे दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना है उस दिन वह लड़की को फोन कर धमकी दे रहा है। क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि आरोपी बेटे को पुलिस के सामने पेश करें? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मंत्री से कहें कि आरोपी बेटे को जांच में सहयोग करने के लिए बोले, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बोल इसलिए नहीं रहा है, उन्हें लगता है कि धीरे धीरे लड़की टूट जाएगी और टूट कर चुप हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। आप इतना कुछ सहती रही हैं, आप एफआईआर को मैंने पढ़ा, इतना कुछ सहती रही, फिर भी चुप क्यों रही? क्या ऐसा लगता था कि चुप रही आप? क्योंकि आपकी चुप्पी पर भी सवाल है। धमकियां, फिर शादी का आश्वासन, मार पीट के पैरों में गिर जाता था, रोता था, मारपीट, पहले मारता भी था, फिर पैरों में गिर जाता था। मेरे घर के नीचे बैठा रहता था, चाहे सुबह के 3 बज रहे हो या फिर सुबह के 5 बज रहे हो, मेरे घर के नीचे बैठा रहता था, मेरे घर में घुस आता था। सब लोग देखते थे कि रोहित जोशी यहाँ पर आ रहा है, कोई टाइम नहीं था उसका कि इस टाइम पर वो आएगा, वो किसी भी टाइम मेरे घर पर आ सकता था और कौन रोकता? आसपास मोहल्ले के लोग देखते हैं उसको। अगर मैं उससे डर के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे छुप जाती थी तो डायरेक्ट ऊपर आ जाता था, वहां मेरे साथ मारपीट करता था। अगर कुछ नहीं होता तो खुद के सर फोड़ता था, वहां कुछ पड़ा हुआ और मुझे बोलता था, खुद के सर पे मारता रहता था, बोलता था कि चल 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 चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जा। मुझे बैठना पड़ता था, क्या करती? ये जुल्म की इंतहा है। महेश जोशी जी, अगर आप सुन रहे हो या फिर सुनिएगा तो जरूर अपने बेटे के बारे में विचार कीजिएगा कि आखिर आपका बेटा क्या कर रहा है और ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया की खबर रखते हैं आप और अपने बेटे के बारे में आपको पता ना हो। आगे क्या कीजिएगा? आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली पुलिस के जांच से संतुष्ट है? आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? आज उसको जाना था, आयु की कॉल आई कि मैम वो अभी तक नहीं आया, तो कितने बजे आपके पास फोन आया था उसका? करीबन 11:30 बजे। मैं तो बस इतनी सी बात जानती हूँ कि अगर कोई आज आम लड़का होता तो उसको अब तक पुलिस पकड़ के ला चुकी होती। बिल्कुल है। आज वो एक मंत्री का बेटा है, इसलिए उसको सिर्फ ये बोला गया है कि आप आ जाइए। उसके बाद भी वो शायद पुलिस वालों को या फिर कानून को इतना महत्व नहीं देते कि वो लोग चले जाएं। नहीं गया ना वो। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पिता मंत्री हैं। उन्होंने कहा अपने एक स्टेटमेंट, मैं उनका पढ़ती हूँ, मैं एक एक चीज पढ़ती हूँ कि आज मुझ पे क्या इल्जाम लगाया गया। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें उन्होंने बोला कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो करूंगा। क्या पावर्स का इस्तेमाल करेंगे? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई और ना जाने पीछे कितनी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको हर एक के बारे में पता होगा कि इन सब की जिंदगी बर्बाद हुई है, आगे भी होगी। अगर उसको कोई उसकी सजा नहीं मिली ना तो आगे भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी और उसके पिता जैसे बचाते रहेंगे और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। हम लोग उन लोगों में से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, बिना सोचे समझे हाथ के पंजे को हम लोग वोट देते हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो लोग कितने बेवकूफ होते हैं। कहीं न्याय नहीं मिलता है।
जब अपनी सरकार की बात आती है, महेश जोशी जी को हर एक मुस्लिम का बच्चा सपोर्ट करता है, उन्हीं के वोटों से वो बनते हैं। आज उन्हीं की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर कर महेश जोशी जी आराम से बैठे हुए हैं, बेटे को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, उसको बचा रहे हैं, उसकी शील्ड बने हुए हैं। पहले भी जब आप संपर्क में थी तो आपको पता था कि दूसरी लड़कियों से भी इसके संबंध रहे हैं, या बाद में पता चला आपको? बाद में पता चला, धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आती गई, उसका असली चेहरा सामने आता गया, धीरे धीरे पता चलता गया कि इस लड़की, मैं उन लड़कियों के नाम तक नहीं ले सकती, इतनी लड़कियों के नाम तो मुझे पता है, मैं नाम तक नहीं ले सकती उन लड़कियों के। शायद वो लोग सामने ना आए, वो किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, मैं कैसे उनका नाम ले लूँ? मुझे पता है उसने किस किस की जिंदगी बर्बाद करी और कैसे कैसे वो कर निकला। शायद आपको भी पता होगा, शायद हर एक पत्रकार को पता होगा कि उसने कितनियों की जिंदगी बर्बाद करी और फिर भी वो बचता है। निश्चित रूप से शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार, सबके ऊपर एक सवाल है कि आखिर एक मंत्री का बेटा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि किसी की जिंदगी से खेल कर उतर सकता है। लेकिन जब पीड़िता बता रही है तो पुलिस वाले सरपंच बनकर बीच में बैठ जाते थे और समझौते की बात करते थे, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ अपील करना चाहेंगे? एक अच्छा मैसेज दे दो जनता को, उसको पुलिस के हवाले कर कर, कि एक मैसेज पहुंच जाए कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं। और किससे उम्मीद लगाई जा सकती थी? यहाँ पर रहती तो सिर्फ एक उनसे ही तो उम्मीद थी कि सीएम साहब हमारी मदद करेंगे। मुझसे शायद अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है, ना ही करने की कोशिश की गई, शायद ना ही करेंगे। पर एक अच्छा मैसेज दे दो कि जो असली गुनहगार है ना, वो जेल के पीछे चला जाए, उसको सजा मिल जाए, ताकि दूसरी लड़की आज यहाँ बैठकर उनसे दूसरी कोई अपील ना करे। वरना आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद वापस से कोई लड़की आएगी और आपसे यही बोलेगी कि उसने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी भी जान को खतरा है और मेरे लिए भी ऐसी मुसीबतें पैदा हो गई हैं कि अगर मेरे अलावा कोई और लड़की होती ना, शायद अब तक मर चुकी होती। निश्चित रूप से शर्मसार कर देने वाली एक घटना है राजस्थान सरकार के लिए और एक सभ्य समाज के लिए। देखिए, बहुत आसान होता है किसी लड़की के बारे में कुछ भी कह देना, बहुत आसान है इस सवाल उठा देना कि 2 सालों तक के साथ क्यों रही, अलग अलग शहरों में क्यों गई। लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, ये एक न्यूज चैनल में काम करती है, अजय देवगन काजोल का इंटरव्यू लेती है, वो वायरल होता है, उसके बाद फेसबुक के जरिए रोहित जोशी संपर्क करने की कोशिश करता है, इसके मना करने के बाद भी संपर्क करता है, फिर पहले दिन ही अपनी पत्नी के बारे में रोना शुरू कर देता है, जबरदस्ती शादी हुई है, मुझे डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि आप उसकी पत्नी रहते हुए आपने प्रेम क्यों किया, मगर उसके बाद जिस तरह से साइको लवर की तरह उसने बिहेव किया है, जो पीड़िता बता रही है बात ये सच है, तो कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक घर के बाहर बैठ जाता था, खुद को भी पीटता था, इसे भी पीटता था। उस इलाके के लोग गवाह हैं, अगर पुलिस चाहे तो कह रही है कि सारे सबूत हैं। इसके मोबाइल फोन में इतने सबूत हैं जो मैंने देखे हैं कि रोहित जोशी कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर इतनी सारी बातें वो कह रहा है और ये सारी बातें पुलिस के पास है, उसके बावजूद पुलिस ऐसा फीडबैक दे रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि रोहित जोशी बेगुनाह है, तो निश्चित रूप से जांच पुलिस के ऊपर भी होना चाहिए। जांच यह भी होना चाहिए कि बिना मुकदमा दर्ज किए लड़की को लेने के लिए राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस दिल्ली चली जाती है, अस्पताल में भर्ती कराती है, बीच सड़क पर आप आधी रात को छोड़ देती है, जहां पर पुलिस के सामने रोहित जोशी पीड़िता के साथ मारपीट करता है। इन सारी कहानियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जांच बिठाना चाहिए और सिर्फ रोहित जोशी नहीं, राजस्थान पुलिस के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को संवेदनशीलता छोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें सुनी होगी, सरकार पर दबाव डालेंगे, सरकार के लोग सुने होंगे तो खुद का बारे में आत्मचिंतन करेंगे कि आखिर राजस्थान पुलिस की कहां गलती रह गई।
पुलिस और प्रशासन सब मिलकर कम से कम इस पीड़िता को इंसाफ देने की कोशिश करें। दिल्ली पुलिस तो काम कर ही रही है, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। आप राजनीतिक आरोपों से बचें, क्योंकि यह मामला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यह मामला एक लड़की का इंसाफ का है। और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि राजस्थान में यह पीड़िता कई थानों में घूमी और कहीं इंसाफ नहीं मिला। मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कानून के बारे में कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं। रोहित जोशी अगर गलती किया है तो कानून से बच नहीं सकता है, क्योंकि पीड़िता इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।